हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और डेली आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी डेली करंट अफेयर्स के अलावा मंथली मैगजीन्स भी आती हैं। मंथली मैगजीन्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको फटाफट सीरीज है जो कि एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल है। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़िए। साथ ही साथ आप चैनल को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी कनेक्ट होने के लिए कहिए। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशंस हैं उनमें बहुत ही कम चांस होगा गलत होने का। और चलिए तब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Yes. चलो, आज अवार्ड्स का है। ऑस्कर अवार्ड्स का भी हुआ है और साहित्य अकादमी अवार्ड्स की भी घोषणा हुई है, तो ये याद करने वाला है ज्यादा। अ, साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025, इसके विनर्स को अनाउंस किया गया। 24 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो अनाउंस किया गया विनर्स को। और 31 मार्च को जो है ये दिए जाएंगे न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें जो है इन अवार्ड्स में 8 पोएट्री बुक्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, 4 नॉवेल्स, 6 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस, 2 ऐसे कलेक्शंस, एक है लिटरेसी क्रिटिसिज्म वर्क, एक ऑटोबायोग्राफी है और 2 जो है वो मेमोयर्स हैं। और जो अवार्ड है इसमें कैश प्राइज दिया जाएगा 1 लाख रुपीस का। साथ ही साथ एक कॉपर का प्लेट मिलेगा जिसमें कि जो है वो सब वो रहेगा इनका। ठीक है। और ममता कालिया है जो प्रमुख विजेता है। सारे विजेताओं के नाम है तो वो सारे तो मैं एक एक रीड नहीं करूंगी, मतलब वो तो आप लोगों को याद करना रहेगा। बट जो प्रमुख विनर्स हैं इसमें ममता कालिया है। इनको इनकी हिंदी की राइटिंग जी जी जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए जो है वो दिया गया है पुरस्कार। इसके अलावा एक डिप्लोमेट है नवतेज सारना, इनको इनकी इंग्लिश नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है इस बार का साहित्य अकादमी। फिर प्रितपाल सिंह बेताब, इनको इनकी उर्दू पोएट्री सफर जारी है इसके लिए दिया गया। फिर असम की एक नॉवेल है करही खेलर साधु, ये देवव्रत दास के द्वारा लिखी गई है, इनको दिया गया है। और प्रसून बंदोपाध्याय है, इनकी बंगाली पोएट्री है श्रेष्ठ कविता, इसके लिए इनको मिला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो पूरी कंप्लीट लिस्ट है ये है इसमें, तो इसको जो है वो याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। साहित्य अकेडमी की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में और इसका जो एम है वो यही है कि इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेचर को प्रमोट करना। और 24 जो लैंग्वेजेस हैं इसको ये रिकॉग्नाइज करता है। इसमें से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी 2 हैं इसमें। ठीक है, और जो इसमें सिलेक्शन के लिए जो है वो एक्सपर्ट्स की कमेटी रहती है, फिर अपना रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद फिर जो है वो इसमें लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। और काफी समय से 1 लाख रुपए का जो कैश प्राइस है वो दिया, मतलब चला आ रहा है। ठीक है, तो ये है। फिर जम्मू कश्मीर में एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ये ओपन हुआ श्रीनगर में 2026 के सीजन के लिए। और ये जो गार्डन है ये जबरवान रेंज में के फुट हिल्स पे है और डल लेक के पास है ये। और इसमें जो है वो काफी जो है वो नए तरीके के इसमें फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं। जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उनका ये उद्देश्य रहता है कि इससे जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आप ज्यादा से ज्यादा आइए, विजिट करिए। और इस बार बताया गया है कि 18 लाख ट्यूलिप्स लगाए गए हैं वहां पे, 70 वेराइटीज हैं लगभग इसमें। और इसमें डैफोडिल्स, हायसिंथ, इन सब को भी जो है वो प्लांट किया गया है। और ये जो गार्डन है इसको पहले सिराज बाग कहा जाता था।
और अभी इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये स्टैब्लिश हुआ है 2007 में, और इसका उद्देश्य है कश्मीर वैली में फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देना। और काफी यहाँ पे जो है वो विजिटर्स जाते हैं। लास्ट ईयर जो है यहाँ पे काफी रिकॉर्ड विजिटर्स गए, और करीब 8,55,000 के लगभग जो लोग हैं उन्होंने वहां पे विजिट किया। ठीक है। फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 58 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू, फ्रीडम फाइटर थे 40 श्री मुलु, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। और इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी मिल रही है, मन रही है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है वो बलिदान दिया था। और इन्होंने डिमांड की थी कि जो तेलुगु लोग स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए जो है वो एक सेपरेट स्टेट मिले। और इस पे के लिए इन्होंने पूरा भूख हड़ताल वगैरह किया था। ठीक है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 6.8 एकड़ लैंड में बना है। 150 करोड़ रुपीस का इसका कॉस्ट आया है। 6 मंथ्स में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो हुआ है। और ये दिखाता है कि इन्होंने किस तरह से सैक्रिफाइस किया, जो तेलुगु लोग हैं। इसमें और भी म्यूजियम, फोटो गैलरीज, ऑडिटोरियम वगैरह बन रहे हैं। और ये इन्होंने जो है वो फास्ट अनटू डेथ किया था 1952 में। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन जो है लिंग्विस्टिक लाइन पे होना चाहिए, इसकी बुरी बात कही थी। और इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद में भाषा के आधार पे जो है वो अनाउंस हुआ था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। और इसके बाद जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, और उसके बाद भाषा के आधार पे कई सारे स्टेट्स जो हैं वो बने। तो इनका इम्पोर्टेंट रहेगा। और चूंकि 2026 में इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, मेंस में भी ये पूछे जा सकते हैं। मेंस में इनके लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है, पर्सनालिटीज में इनके बारे में क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। फिर 98th अवार्ड्स ये संपन्न हुए। और यहाँ पे जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में जो है अचीवमेंट्स के लिए ये सेलिब्रेट होता है। और इसमें इस बार जो है वो इंडिया की प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने भी जो है वो फिर से पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा रॉबर्ट जॉनी जूनियर, एनी हैथवे, क्रिस इवेंस, इन सब लोग ने पार्टिसिपेट किया। और जो अभी टेंशन चल रहा है उसके बारे में भी लोगों ने अपने कंसर्न रेज किए कि वॉर शुड बी एंडेड। फिर इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। और इसके जो एक्टर हैं ये लियोनार्डो डिकेप्रियो हैं। और इसके 13 नॉमिनेशन हुए मिले थे इनको, और 6 अवार्ड इसने पूरा टोटल जो है वो जीता है। इसी फिल्म के लिए पॉल थॉमस एंडरसन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फिर बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, इनको सिनर्स के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसी बकले को मिला है, हैम में उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये एकेडमी अवार्ड्स के बारे में भी पूछा जाता है। फिर इस बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर ये गोल्डन को मिला, ये के पॉप डेमॉन हंटर हैं, इनके लिए इनको मिला है। फिर डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, इन्होंने जो है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता है। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये एक नॉर्वे की फिल्म है, सेंटिमेंटल वैल्यू, उसको मिला है। और पहली बार है कि जब नॉर्वे की किसी फिल्म ने जो है वो इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स जिनको कहा जाता है, सबसे पहले 1929 में इनको दिया गया था। और ठीक है, डॉल्बी थिएटर में यही इनका वेन्यू रहता है। 2022 से यहाँ पे जो है वो ये होता चला आ रहा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और इसमें जो है वो लोकसभा में काम हो रहा है। तो कल जो है वो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। सरकार ने जानकारी दी कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। और क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, द इंडियन कल्चर पोर्टल, ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में। और
इसका जो एम था वो यही था कि जो इंडिया का जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, इनके सबके बारे में लोगों को पता चल सके, डिजिटल चीजों से लोगों को कनेक्ट किया जा सके। फिर इसका वर्जन 2.0 ये अभी 5 मार्च को लॉन्च हुआ है और इसमें मॉडर्न पूरा आर्किटेक्चर को जोड़ा जोड़ा गया है। फिर इसके अलावा इसमें एआई पावर्ड चैटबॉट भारती को इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही साथ भाषणी प्लेटफॉर्म से इसको जोड़ा गया है और 22 भाषा जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है वो बुक्स वगैरह इसमें पूरा है। फिर इसके अलावा इसमें मल्टी लेवल सर्च का भी ऑप्शन है, ये जो पोर्टल है इसमें। और ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप इसको जो है वो ऑपरेट करता है। फिर इसी मिशन के तहत एनएमएल मॉडल लाइब्रेरीज को जो है वो सेटअप किया जा रहा है। अभी तक जो है वो उसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है 28 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज को, 41 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज को और 5 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो आइडेंटिफाइड लाइब्रेरीज होती हैं उनको। और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। टोटल 54 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। ठीक है, और इसमें 2465 लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को जो है वो ट्रेनिंग अभी तक दी जा चुकी है, तो ये है। और लाइब्रेरी एक स्टेट सब्जेक्ट है जो सेवन सेवन शेड्यूल है इसके अंतर्गत। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये जो इस्टेब्लिश करना है ये डायरेक्ट एनएमएल के उसमें नहीं है, बट ये जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करता है ताकि जो गवर्नमेंट्स है वो लाइब्रेरीज जो है वो उनको बना सके और वहां से जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, उसको बाहर जो है वो जा सके, लोग पढ़ सके, तो ये है इसका पूरा। फिर इंडिया का ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और वर्ली पेंटिंग ये एक फोक आर्ट ट्रेडिशन है महाराष्ट्र का, इसको वर्ली ट्राइब्स के द्वारा जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि ये जो है वो 10th सेंचुरी एडी का लगभग है। और ये या तो नियोलिथिक एरिया का भी जो है ये हो सकता है, काफी जो है वो इसका पुराना हिस्ट्री है। नेचर से काफी डीप कनेक्शन के बारे में इसमें बताया गया है। फिर गोंड पेंटिंग के बारे में बताया गया है कि इन इन इनमें भी जो है वो वॉल्स पे, फ्लोर्स वगैरह पे जो है वो इनको बनाया जाता है और ये सेंट्रल इंडिया का है। मध्य प्रदेश में ये काफी फेमस है। इसमें गोंड कम्युनिटी के जो लोग हैं इसमें क्ले स्टोन्स वगैरह का यूज करके इसको बनाते हैं और ये अपनी यूनिक जो है वो टेक्निक के लिए और पैटर्न्स वगैरह के लिए जाना जाता है। फिर भील पेंटिंग ये भील कम्युनिटीज के द्वारा जो है प्रैक्टिस की जाती है। ये लार्जेस्ट इंडिजिनस ट्राइब है, ग्रुप है इंडिया में। ठीक है, और इंडिया की अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो काफी इनका यूनिक ट्रेडिशन रहा है और इनके जो आर्ट फॉर्म है इनको गवर्नमेंट के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और इनको प्रमोट करने के लिए और जो ट्राइबल आर्टिस्ट है उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए भी इसमें काफी काम जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यही है कि इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसका एक नया रिवैम्प वर्जन जो है वो लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे। और इसका उद्देश्य है कि जो एससी एसटी और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको जो है वो बेनिफिट पहुंचे। और जो ओरिजिनल स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी अप्रैल 2016 में और पिछले साल मार्च में ये एंड हुई। और इसको नीति आयोग और अदर जो डिपार्टमेंट हैं इनको पूरा इस स्कीम को जो है वो स्टडी कर रहे हैं ताकि इसका जो बेनिफिट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंचे। और ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसका उद्देश्य है कि बैंक लोन्स को फैसिलिटेट करना, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन प्रोवाइड करना एससी एसटी जो बोरोवर्स हैं, जो महिलाएं हैं उनको, ताकि वो अपना बिजनेस और अपना काम जो है वो कर सके। ठीक है, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योरशिप को इनके जो वुमेन और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट जो है वो ले आई थी। तो सरकार का कहना है कि इसको नए तरीके से फिर ये जो है वो
ले आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंडिया का जो न्यू जीडीपी सीरीज है, इसके साथ क्या क्या इश्यूज हैं, मतलब इसमें एक डिटेल आर्टिकल पूरा निकला था, इसमें समझाया गया है कि कैसे कैसे चीजें जो है वो होती हैं और क्या क्या इसमें है। तो इसमें जैसे कि अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये नए सीरीज ऑफ डेटा इंडिया के जो जीडीपी कलेक्शन है उसके लिए। और इसमें जीडीपी मतलब होता है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो इसमें जो बेस ईयर था इसको चेंज किया गया, अपडेट किया गया बेस ईयर को। पहले जो है वो 11-12 था, उसको चेंज करके 22-23 कर दिया गया है। तो ये जितने भी प्राइसेस में जो चेंज आए हैं, जीडीपी में जो चेंज आए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्योंकि अ, जैसे कि जीडीपी का क्या है, सीपीआई का क्या है, इस तरह से ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या इसमें है, तो ये तो याद ही रखना। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का वो रहा है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, इसमें एट्थ टाइम जो है वो इस तरह का रिवीजन किया गया है। और अभी हम जो सीरीज फॉलो कर रहे थे, जीडीपी जिस तरह से कैलकुलेट होती थी, तो ये जनवरी 2015 के बेसिस पे अडॉप्ट होता था। तो इसका क्रिटिसाइज होता है कि इसमें जो है, जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको ओवर स्टेटेड है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ठीक है। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 25-26 रहा, इसके लिए जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है इसको 8% बताया गया है, और जो रियल ग्रोथ रेट है वो 7.4% रहा है। तो ये जो 0.6% का जो गैप है, मतलब है, इसकी वजह से लोगों में काफी एक वो रहता है कि सही से कैलकुलेशंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट वो वो मतलब एक्सपीरियंस करते हैं वो काफी ज्यादा है। और जो डेटा रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट के कि मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बट लोगों को ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो फील होता है। तो ये सारे इसके इश्यूज हैं। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम के बारे में बताया गया कि जो इंडिया का जो जीडीपी है उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेके भी काफी सारी जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। इसमें हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिपेंसीज जो है वो लोग ने बताया है कि होती हैं। और इसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो डेटा वगैरह जो कैलकुलेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, माना जा रहा है कि उसकी वजह से भी जो है वो इसमें जो है वो प्रॉब्लम आती हैं। इसमें कहा गया है कि जो जीडीपी है इसको टू मेन मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है समिंग द ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रॉम प्रोडक्शन और समिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। तो मतलब जो पूरा खर्चा हुआ उसको जोड़ लो, और या तो जो पूरा जितना प्रोडक्शन हुआ उसको पूरा जोड़ लो। ठीक है। और थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो जीडीपी इक्वल्स जीवीए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी डेटा अनअवेलेबल रहता है, लेट रिपोर्टिंग होती है, इसकी वजह से जो दोनों का एस्टिमेट है इसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसी जो स्टैटिस्टिकल गैप है इसको मतलब इसको सही करने के लिए एक डिस्क्रिपेंसीज का इनका एक कंपोनेंट होता है, जिसमें कि इन्होंने बताते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड साइड में जो है वो क्या क्या चीजें हैं। तो अगर बहुत हाई लेवल की डिस्क्रिपेंसी है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन जो है वो नहीं हुआ है। और इंडिया में जो जीडीपी है ये प्राइमरी जो है वो क्रिएट किया जाता है बाय थ्री एक्सपेंडिचर। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर्स को जोड़ के जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो अब इसमें जो न्यू सीरीज की बात कही गई है कि जिस न्यू सीरीज के हिसाब से पूरा काम हो रहा है, तो इसमें में भी जो है वो कई सारे चेंजेस लाए गए हैं। और बताया गया है कि अ, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 रहा उसमें 230% के लगभग जो है वो बढ़ा है। ठीक है। तो अब अगर इस बेसिस पे देखें तो फिलहाल जो है वो बहुत सही डेटा नहीं है।
और जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि इसको मिनिमाइज किया जाएगा, और तब जो फाइनल डेटा जीडीपी का आएगा जो नई मेथोडोलॉजी को यूज करके और पूरा बेस ईयर को लेके, तो वो बेटर होगा और उसे बेहतर तरीके से जो जीडीपी की एग्जैक्ट पोजीशन है उसके बारे में पता चल सकेगा। मतलब ये एक इंफॉर्मेटरी आर्टिकल है जिसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर एक अच्छा आर्टिकल था इलेक्ट्रीफाइंग इंडियाज किचन, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी एलपीजी का क्राइसिस हो रखा है। वेस्ट एशिया में जो वॉर सिचुएशन है, जो पूरा क्राइसिस है, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है। ठीक है, तो बात उठ रही है कि ऐसा नहीं, क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो इंडियन किचन्स है उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाए टोटली। ठीक है, ताकि जो एलपीजी वगैरह पे जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो, कम हो। और तो ये इसमें मतलब बताया गया कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो कर सकते हैं फॉर कुकिंग। ठीक है, और इसमें बताया गया कि जो इंडिया है वो लगभग 26.4 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है एनुअली कुकिंग गैस के इंपोर्ट में। ठीक है, और 60% जो है वो एलपीजी होता है, 50% जो है वो नेचुरल गैस जो है वो इनका इंपोर्ट किया जाता है। और ये ज्यादातर जो शिपिंग होती है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता है। और अभी चूंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस है, इस ये जो स्ट्रेट है यहाँ से जो शिप्स वगैरह का आना जाना है उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। और अभी जो है वो हमारे जो एलपीजी कनेक्शंस हैं लगभग 332 मिलियन है। ठीक है, और ये 2015 के कंपैरिजन में काफी बढ़ा है। ये 2015 में 120 था। तो अब इतने हाउस होल्ड्स को इतने एलपीजी कनेक्शंस को मतलब जो है वो प्रोवाइड करना है इनको अपना एलपीजी। ठीक है, तो यही बातें हो रही हैं कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, और इनका एक एस्टिमेट है कि जो कंबाइंड इंपोर्ट बिल है वो 24-25 का ये 26.4 बिलियन जो है वो लगभग रहा। तो इनका कहना है कि जो इलेक्ट्रिक कुकिंग है ये 37% जो है वो चीपर हो सकती है, सस्ती हो सकती है। और जो नॉन सब्सिडाइज एलपीजी है, और इसके अलावा 14% चीपर होगी ये जो पाइप नेचुरल गैस है। ठीक है, मतलब एक पूरा इन्होंने स्टडी वगैरह किया है, डेटा देखा है कि दिल्ली में जो है अगर बिना किसी सब्सिडी के दिया जाता है तो उससे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक जैसे प्रेशर कुकर्स हुए, पूरा अगर हम अपने किचन को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कर दे तो उससे जो है वो चीजें और बेहतर हो सकती हैं। लेकिन फिर अब चूंकि मास इलेक्ट्रिफिकेशन फिर उसके लिए करना पड़ेगा, तो उसमें भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड काफी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर हम डिमांड की बात करें तो इंडिया का जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ये 2014 में 148 गीगावाट था, और बढ़ के 242.5 गीगावाट हो गया दिसंबर 2025 में। ठीक है, और जितना जो हमारा एवरेज डिग्री बढ़ता है, टेम्परेचर राइज होता है, उससे जो डिमांड है वो और बढ़ रही है। तो ज्यादा से मतलब इसमें बताया गया है कि 7 गीगावाट से भी ज्यादा की डिमांड जो है वो हो सकती है। तो फिर कैसे हम इन सब चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं, इसके लिए इसमें बात बताई गई है कि हम स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी इनको जो है वो कर सकते हैं यूज। ओपन ऑटोमेटिक डिमांड रिस्पांस ये एक टू वे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, और इससे जो भी डिवाइसेस हैं उनको जो है वो बेहतर किया जाता है। जैसे कि एक इन्होंने कहा है कि टाटा पावर दिल्ली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने इंडिया का पहला ओपन एडीआर पायलट इसको चलाया कमर्शियल बेसिस पे, और इसमें काफी इनको बेहतर रहा। इलेक्ट्रिसिटी यूज जो है वो बढ़ा, और हाउस होल्ड का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ा, मतलब पावर जनरेशन बढ़ा।
फिर इसमें इन्होंने कहा है कि ग्रिड, नेशनल ग्रिड से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ा सकते हैं, रूफ टॉप पे हम लोगों को ये एसेंशियल या मैंडेटरी कर सकते हैं कि आप सोलर रूफ टॉप्स लगाइए, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो उससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब माना जा रहा है कि जो हमारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, इसके तहत हर घर में जो है ये सोलर रूफटॉप पैनल्स वगैरह लग रहे हैं, तो इससे और भी ज्यादा जो एनर्जी है वो जनरेट होगी, और इससे जो इसका यूज अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए करें अपने किचन में, अप्लायंसेस में, तो इससे क्या होगा कि इनके यूज करके जो हमारा एनर्जी जो हम बाय करते हैं, एलपीजी ये सब, उसमें जो है वो हम कमी ला सकते हैं, तो ये एक बेहतर सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। तो जैसे कई सारी जो कंट्रीज हैं वो इस तरह के पॉलिसीज को अडॉप्ट भी कर रही हैं, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन चला रही हैं, ठीक है। एक नेशनल जो है वो एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन स्टोव्स वगैरह का यूज करिए, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और बेहतर तरीके से काम भी कर सकता है। तो अभी जो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे निकल के आ सकता है, और अब देखना होगा कि इसमें जो है वो क्या चीजें गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से चीजों को करती है, ठीक है। फिर सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके स्टेटस के बारे में पार्लियामेंट में जानकारी दिया गया, और बताया गया कि ये जो सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये सुबानसिरी रिवर पे लोकेटेड है, जो कि आंध्र प्रदेश और असम का बॉर्डर है, और इसकी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट है। इसमें 8 यूनिट्स बन रही हैं जो कि 50 मेगावाट ईच की बन रही हैं, और इसको एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 2 यूनिट्स की कमीशनिंग हो गई है, और माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद से फ्लड जो है उसका मॉडरेशन किए हो सकेगा, और उसका जो बेनिफिट है वो ब्रह्मपुत्र वैली में जो लोग हैं उनको देखने को मिलेगा। फिर ये बताया गया कि जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस वगैरह है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये इसको जो है वो मिल गया है, ठीक है। और काफी सारे एनएचपीसी ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो लोकल कम्युनिटीज और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है वो बेनिफिट मिले। सुबानसिरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, और यहाँ पे इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो पूरा बन रहा है, ठीक है। और माना जा रहा है कि इससे जो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, साथ ही साथ जो फ्लडिंग है उसमें भी आराम वो होगा, और चाइना की तरफ से भी उस साइड ब्रह्मपुत्र पे जो है पूरा डैम वगैरह बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है ये हेल्पफुल रहेगा उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। फिर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल पिछले 5 सालों में इसमें ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है, और इसका जो है वो ईयर वाइज डिटेल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है वो डेटा बताया गया है, और ये जो 2024 का डेटा है उसके मुताबिक 5 स्टेट्स में जो है वो हाईएस्ट जो है वो फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया, और टॉप पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड पे है उत्तर प्रदेश, फोर्थ पे है गुजरात, और फिफ्थ पे है राजस्थान, ठीक है। इन जो टूरिज्म है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, साथ ही साथ फॉरेन जो करेंसी है वो भी आता है, इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर होती है, और गवर्नमेंट जो है वो टूरिज्म को और बढ़ावा दे रही है। इसके लिए हमारी कई सारे स्कीम्स भी हैं, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया है, स्वदेश दर्शन है, ये सारी चीजें हैं। तो माना जा रहा है कि इंडिया में जो टूरिस्ट है उनका जो नंबर है वो बढ़ा है, और इससे जो टूरिज्म का जो जीडीपी है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। फिर एक ग्लास अपसाइक्लिंग इनिशिएटिव के बारे में निकला है। गाजियाबाद का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसने ग्लास अपसाइक्लिंग सेंटर इसको लॉन्च किया है, ये स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत,
और ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन ऑफर कर रहा है जो ग्लास वेस्ट मैनेजमेंट होता है इसमें। इसमें बताया गया कि इंडिया जो है लगभग 3 मिलियन टन का ग्लास वेस्ट एनुअली जो है वो जनरेट करता है। ग्लास जो है वो 100% रिसाइक्लेबल होता है, इसमें कोई क्वालिटी का लॉस नहीं होता है। ठीक है। तो गाजियाबाद में इसमें बताया गया कि 3 to 4% जो है म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है ये ग्लास से है और ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो लॉन्च किया अपना इनिशिएटिव रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और ये जो एक कमिटमेंट है कि हमें एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाना है, वेस्ट को भी जो है वो अच्छे तरीके से फर्दर यूटिलाइज करना है, तो इसी के तहत ये पूरा ऑपरेट कर रही है। और इसमें इन्होंने जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो बाकी हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसके तहत एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया और उसी के तहत ये पूरा ऑपरेट कर रही है। ठीक है। और इसके तहत इनका कहना है कि हमने एक टारगेट सेट सेट किया है कि जितने भी ग्लास वगैरह है इनको हम रिकवर करेंगे और रिसाइकलिंग करेंगे और 29-30 तक 80% जो ग्लास है उसको हम रिसाइकिल करके नए चीजें उससे जो है वो बनाएंगे। तो मतलब ये एक बेहतर एक टेक्निक है। और हमारा इससे क्या होगा कि एक तो वेस्ट जो है वो रिकन्वर्ट हो जाएगा यूजेबल चीजों में और जो हमारा एनवायरनमेंट का जो कमिटमेंट है वो भी फुलफिल हो सकेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें हैं इसमें। फिर इंडिया ने अपना 7th नेशनल रिपोर्ट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको सबमिट किया। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का जो है वो एक रोबस्ट जो है वो प्रोग्रेस रहा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स बेहतर हैं, रिस्टोरेशन की प्रक्रिया पूरी चल रही है, क्लाइमेट मिटिगेशन इन सब पे पूरा काम हो रहा है। और जो कंट्री का जो कमिटमेंट है कि हम बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उस पे पूरा काम जो है वो चल रहा है। ठीक है। और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये की मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है और ये 1993 से जो है वो प्लेस मतलब फोर्स में है। इंडिया इसकी एक पार्टी है और टाइम टू टाइम अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह है ये इनको जो है वो सबमिट करता है। ठीक है। फिर एक नई वेस्टर्न घाट्स में एक नया क्रैब का डिस्कवरी किया है और एक छोटा सा क्रैब है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के बायोलॉजिकल ट्रेट्स देखने को मिले हैं। और ये इसको जो है वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से डिस्कवर किया गया है और ये इसका स्पीशीज है वेला कार्ली। ठीक है। दो इसमें दोनों ही के जो है वो लक्षण है, मेल के भी और फीमेल के भी। और ये जो डुअल सेक्स कंडीशन है ये 3 क्रैब्स में जो है वो मिली है जो कि है यहाँ साइलेंट वैली से ये डिस्कवर जो है वो किए गए हैं। वेला कार्ली ये एक एंडेमिक फ्रेश वाटर क्रैब होता है जो कि सेंट्रल वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट है जो स्ट्रीम्स है उनमें पाया जाता है। और ये पहली बार है कि जो ये जो कंडीशन होती है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के ट्रेड्स रहें, ये रेयर कंडीशन होती है। और इसको गाइनेंड्रोमॉर्फी कहा जाता है कि ये इस तरह के क्रैब में देखने को मिली है। ये क्रस्टेशियन में काफी रेयर होती है और इसके पहले फ्रेश वाटर क्रैब फैमिली में ऐसा जो है वो नहीं मिला है। ठीक है। तो अब गायनेंड्रोमॉर्फिज्म क्या है, इस तरह का साइंस में क्वेश्चन आ सकता है या इस स्पीशीज के बारे में कि ये कहाँ पाई गई, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसमें ये प्रीलिम्स के लिए आ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर इंडिया के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दिया और उन्होंने बताया कि जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये एक इनोवेटिव मैकेनिज्म है और इसको डिजाइन किया गया है ताकि इन्वायरमेंटली पॉजिटिव चीजें हों। ठीक है। और जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट है उसको बेहतर किया जाए, ग्रीन कवर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, जो कार्बन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड का सेक्वेस्ट्रेशन करना है, जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनको रिस्टोर करना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, एक पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 इसको नोटिफाई किया 12 अक्टूबर 2023 को।
और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया है। इसमें वॉलंटरी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव एक्शंस को बेहतर करने पे जोर दिया जाता है। और स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा ट्री वगैरह का प्लांटेशन किया गया है। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उनका रिस्टोरेशन किया गया है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये देहरादून में है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और ये इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट के लिए पूरा काम जो है वो करती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो फॉरेस्ट लैंड जो खराब हो गए हैं, जिनमें पेड़ पौधे कट गए हैं, उनमें पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर एंटिटीज हैं उनका पार्टनरशिप को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, ग्रीन लैंड वगैरह को प्रमोट करना, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना, डिफॉरेस्टेशन में कमी ले आना, ठीक है। और इसमें ग्रीन क्रेडिट वगैरह भी दिए जाते हैं अगर आप कोई रिस्टोरेशन वर्क करते हैं किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ का पेड़ पौधे जो है वो कमी आई हो, उसको आप सही करते हैं तो ये सारी चीजें हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस में ये पूछा जा सकता है। जो डेटा जो है इसमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो डेटा दिया है, इसमें बताया गया है कि जो ये रिपोर्ट 7 है, इसमें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ये बढ़ा है। और अभी की बात करें तो 23.59 है परसेंट ऑफ जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है। फॉरेस्ट कवर ये 15.83% है। ये अक्सर पूछा जाता है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर क्या है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये 25.17% है। ये लगभग, तो मतलब ये है कि हम प्लानिंग, बेहतर प्लानिंग के जरिए जो फॉरेस्ट वगैरह उनका जो नंबर है वो बढ़ रहा है। और जो नोटिफाइड रामसार वेटलैंड्स हैं इनका भी नंबर बढ़ा है। 2014 के कंपैरिजन में 98 हो गया है, अभी 2026 तक आते आते 2014 में 26 था। टोटल अभी हमारे यहाँ जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनका नंबर है 58। एलिफेंट रिजर्व जो है वो 33 है। ये पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो क्या क्या नंबर है, 8 के डेटा जो है वो गवर्नमेंट ने दिया, अपनी रिपोर्ट में दिया है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 106 नेशनल पार्क्स हैं, 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 3682 है, जो लगभग 70% है ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का। हमारे यहाँ वन हॉर्न राइनोसेरॉस जो है वो 4014 है। वाइल्ड एलिफेंट की बताया गया कि ये 2446 है। 891 एशियाटिक लायंस है। 718 स्नो लेपर्ड्स हैं। और जो स्नो लेपर्ड्स है इनके लिए स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ये करवाया गया। इसके अलावा डॉल्फिन पॉपुलेशन का एस्टिमेशन भी कराया गया। और इंडिया में 6327 रिवराइन डॉल्फिन्स हैं। फिर 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। और इसके अलावा जो 769 क्रॉप वाइल्ड जो रिलेटिव्स हैं इनको कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है, ठीक है। और एनिमल ब्रीड्स हैं 230, इनके भी जो है वो कंजर्वेशन का काम हो रहा है। फिर इन्होंने बताया कि जो इंडिया की नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है इसने 5600 जो है वो एबीएस एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसके तहत जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका यूज करके बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम पूरा जो हमारा कंजर्व एरिया है, जो फॉरेस्ट वगैरह है, इनका जो प्रोटेक्शन है वो कई सारे लॉज के तहत आता है। तो ये भी पूछा जा चुका है कब कब कौन कौन सा लॉ आता है। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करें 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वन पंचायत एक्ट 1931। तो ये सब जो है वो काम कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर डिजिटल इंडिया से भी इसको जोड़ा गया है। और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कही गई है।
ठीक है। एक परिवेश है, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअल एंड एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी को बेहतर किया जाए। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में पूरा बताया गया है कि बायोडायवर्सिटी के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए काफी काम चल रहा है। काफी सारे जो हमारे गोल्स थे उसको हमने अचीव किया है। और अभी हम वर्क करें कि जो हमारा एक टारगेट था 2030 तक का, उसको हम अचीव करेंगे। और ये जो है वो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत जो है वो उसको हमने अडॉप्ट किया था। इस पे पूरा काम जो है वो चल रहा है। तो जो भी ये सारे डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें एक मेजर रिलीफ बताया गया है। और एक कार्गो वेसल जिसमें कि 46,000 मीट्रिक टन का एलपीजी है, ये कतर से सेफली गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे पहुंच गया है। कई बार आया है कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है ये। अब माना जा रहा है कि इससे 3.24 मिलियन डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की रिफिलिंग हो सकेगी। और जो अभी शॉर्टेज चल रही है उसमें जो है वो सही रहेगा इसके लिए ये। वेसल नेम शिवालिक, ये 7 मार्च को डिपोर्ट हुआ था, वहां से चला था, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करके इंडिया जो है वो पहुंचा है। और इजराइल ने भी कहा है कि जो इंडिया की जो वेसल्स हैं उनको वो अलाउ करेंगे, जाने देंगे। तो माना जा रहा है कि इससे चीजें जो है वो बेहतर होंगी। इसके अलावा नंदा देवी है, लाडकी, ये सब भी वेसल्स जो है वो आ रही हैं, और माना जा रहा है कि इससे क्रूड ऑयल और एलपीजी जो है वो बेहतर तरीके से आ सकेंगे। मतलब 1-2 दिन में ये सारे वेसल्स भारत पहुंच जाएंगे। फिर अभी जो यूएस है उसने एक जो सैंक्शन लगा रखे थे रशियन ऑयल के परचेजेस पे, उसको अभी खत्म कर दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां से भी काफी जो है वो ऑयल आ रहा है। और इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे जो है वो काफी क्रूड जो है वो पहुंचा है। ठीक है, बीच में जो है वो रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते जो है रशिया पे काफी सारे सैंक्शन लगे थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी है वेस्ट एशिया में, तो अलाउ कर दिया गया है लोग कंट्रीज को कि आप रशिया से ऑयल लीजिए। तो उनका भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, उनके भी जो प्राइसेस है जो है वो काफी जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी जैसे ट्रम्प ने बोला है कि जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व हों, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको सिक्योर करें, डिफरेंट कंट्रीज अपने फोर्सेस को भेजें। तो ज्यादातर कंट्रीज ने डिनाई कर दिया है, जैसे जापान है, यूके है, फ्रांस है ना। इनका कहना है कि हम अपनी अलग से फोर्सेस नहीं भेजेंगे। नाटो ने भी कहा है कि नहीं, हम जो है वो उसको सिक्योर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब अभी फिलहाल तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और यूनाइटेड नेशन में जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरा डिस्कशन चल रहा है कि कैसे क्या अरेंजमेंट किए जाएं, जिसके तहत जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ओपन कराया जा सके, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो ऑयल सप्लाई है, जो गैसेस सप्लाई है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इसकी वजह से सब जगह काफी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। ठीक है, तो हर ही कंट्री को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक क्रूशियल चोक पॉइंट है। तो अब अ, अगर यूएस और इजराइल अपना वॉर स्टॉप करता है, कोई डील होती है, तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काफी जो है वो अच्छा होगा। क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी देखने को जो पड़ रहा है, इसका भी सीवियर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर लॉन्ग रन में जो वॉर है ये चलता रहा। क्योंकि हर सेक्टर इससे प्रभावित होएगा। तो अभी डिस्कशन चल रहा है कि कैसे जो है वो इस चीजों को जो है वो सही सही किया जाए। जैसे अभी मैंने बताया था कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी, इसी तरह से इंडिया ने अपनी फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग टू द कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इसको सबमिट किया। और ये इनका आर्टिकल 29 है, उसके अकॉर्डिंग इसको जो है सबमिशन किया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो नवंबर 2017 से दिसंबर 31 तक क्या क्या जो है वो प्रोग्रेस रहा, क्या क्या टारगेट अचीव किए गए। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा जो है वो बताया गया है। ये रिपोर्ट इन्होंने दिया है। तो रिपोर्ट अभी पूरी वो नहीं डिटेल में आई है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें भी काफी सारा इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। फिर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है क्वांटम टीचिंग फैसिलिटीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और
लेबोरेटरीज के लिए 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अक्रॉस द कंट्री ये फैसिलिटीज बनेंगी। और इसकी जानकारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इस बार का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2026 ये पुणे में होगा और उसके लिए वेन्यू वगैरह जो है वो सारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफी बढ़ रहा है, इसके काफी एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में। ये हाई और फास्टर जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि हम ज्यादा से ज्यादा लेबोरेटरीज वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाएंगे ताकि चीजें बेहतर तरीके से और काम करें। फिर अभी रिपोर्ट्स आई थी कि इसरो का लास्ट वीक जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं NAVIC, इसका जो एटॉमिक क्लॉक है ये फेल कर गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। और इन्होंने बताया है कि जो 5 सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी ऑपरेट कर रही थी, इसमें एक का एटॉमिक क्लॉक ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। IRNSS-1F सैटेलाइट ये मार्च 2016 को लॉन्च हुआ था और इसने जो इसका मिशन लाइफ है 10 इयर्स का उसको कंप्लीट कर लिया 13 मार्च को। और इसका जो एटॉमिक क्लॉक है ऑन बोर्ड उसने फंक्शनिंग जो है वो अभी स्टॉप कर दी है। एटॉमिक क्लॉक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सैटेलाइट्स के लिए और ये पोजिशनिंग डाटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या इसको कहा जाता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये एक 7 सैटेलाइट सिस्टम है और इसको इस तरह से बनाया गया है कि इंडियन सब कंटिनेंट में जो पोजीशनिंग है, जो डेटा है उसको बेहतर तरीके से पता चल सके और जो रिलायंस है जी अमेरिका के जीपीएस पे वो खत्म हो सके। ये जीपीएस टाइप का हमारा अपना जो है वो एक सैटेलाइट सिस्टम है। और इसमें इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 10 मीटर्स तक का जो पूरा एरिया है एक्यूरेटली इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो बेहतर तरीके से मिल सके। तो अब चूंकि इसमें प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं ये एक सेटबैक है। ठीक है, और अब 7 में 5 ही 5 थी जिनमें कि एक जो है वो फंक्शन नहीं रह गई है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में डेटा का कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो। और इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे कब कब जो है वो कौन कौन सा जो है वो गया है, लॉन्च हुआ है। जैसे कि IRNS-1A ये 13 में लॉन्च हुआ, फिर 1B 1C 14 में लॉन्च हुआ। फिर जो लास्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन IRNSS सैटेलाइट था वो 1I था और इसने जो है रिप्लेस किया था 1H, ये लॉन्च हुआ था 18 में जो कि फेल हो गया था। फिर इसके बाद जो है वो इसमें भी कुछ सारे जो है वो देखने को मिले थे। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो इनको और बेहतर तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको काम करना होगा। और इसमें जो CAG की रिपोर्ट भी आई है कि कैसे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उसमें डिले हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कतें हैं। ठीक है, तो एक इसरो पे भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि ज्यादा जो चीजें हैं उनको और बेहतर किया जाए। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट ये स्पोर्ट्स में होगा बैडमिंटन, और इसमें इंडिया के प्लेयर्स हैं किदाम्बी श्रीकांत, आयुष शेट्टी, तन्वी शर्मा, ये लोग लीड करेंगे और ये फ्रांस में होगा। ठीक है, ये चैंपियनशिप जो है ये ऑर्लियंस मास्टर्स एक एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि फ्रांस के ऑर्लियंस में होता है और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर का एक पार्ट है। तो इनका नाम याद रखो कि ये अगर से प्लेयर्स का पूछ दे कि दम्बी श्रीकांत किस गेम से रिलेटेड है, बैडमिंटन से या आयुष शेट्टी या तन्वी शर्मा। ठीक है, तो यही था आज का सारा करंट अफेयर्स का।